चलिए बच्चों, आज की क्लास शुरू करते हैं। कल हमने धारा विद्युत का चैप्टर शुरू किया था और ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाया था। प्रश्न बैंक से अभ्यास कर रहे हैं इस समय। बस इस टाइप के प्रश्न और 2 नंबर वाले प्रश्न अधिकांश हो गए थे, 1-2 प्रश्न छूटे हुए थे। तो पहले 2 नंबर वाले प्रश्न देख लेते हैं। इसमें एक प्रश्न ये दिया है छोटा सा, मीटर सेतु की सहायता से किसी तार का प्रतिरोध ज्ञात करने के प्रयोग का विद्युत परिपथ बनाना है। मीटर ब्रिज से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान कैसे ज्ञात करते हैं, इसका आपको चित्र बनाना है और कुछ नहीं करना है। मीटर ब्रिज याद होगा, इसमें जो इसका कनेक्शन करते हैं इस तरह से इसमें पट्टी होती है, इसके बीच 1 मीटर लंबा तार होता है। एक पॉइंट यहाँ होता है, एक यहाँ, इसके बीच हम ज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। ज्ञात प्रतिरोध के लिए हम रेजिस्टेंस बॉक्स का प्रयोग करते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक उपकरण होता है जिसकी सहायता से हम एक निश्चित मान का प्रतिरोध लगा सकते हैं जहाँ चाहें। तो ये R हो गया ज्ञात प्रतिरोध। यहाँ और यहाँ 2 पॉइंट होते हैं, इसके बीच हम अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं। मान लेते हैं ये S है जिसका मान हमें ज्ञात करना है। एक पॉइंट यहाँ होता है, इससे हम धारा मापी जोड़ते हैं, इसको हम गैल्वेनोमीटर कहते हैं। और फिर ये जाकी से जुड़ता है। जाकी जो एक चल कुंजी होती है जिसको हम इस तार पे चला सकते हैं और जहाँ चाहें हम स्पर्श करा सकते हैं इस तार से संतुलन बिंदु ज्ञात करने के लिए। और जो इसको हम नंबरिंग कर दें, ABC नाम दे दें, ABC, ये आपका मध्य बिंदु T हो गया। ये मान लीजिए P और Q पॉइंट हो गए, ये R, ये S, कुछ भी इसको आप दे सकते हैं, इससे कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक सेल और ये कुंजी, सेल का पॉजिटिव जो प्लेट है उसका संबंध A सिरे से होता है, नेगेटिव प्लेट ये कुंजी से जुड़ते हुए ये तार के दूसरे सिरे से जुड़ जाती है। अब देखिए, अगर मान लें कि G पॉइंट पे हमें संतुलन प्राप्त हो गया, तो ये व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करने वाला उपकरण है मीटर ब्रिज। तो इसमें जो 4 प्रतिरोध होते हैं, जब ये संतुलन में होते हैं तो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें ये AC, इसके बीच देखिए A और C के बीच ये सेल लगा हुआ है, कुंजी लगी हुई है और दूसरा सिरा ये C से जुड़ा हुआ है। और देखिए ये B है और ये D है, ये दूसरा विकर्ण है। B और D के बीच ये गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। तो ये आपका B हो गया, ये D हो गया। इस तरह से ABCD ऐसे आपको बनाना है। अब इसमें ये P, ये Q, ये R और ये S। देखिए एक तरह से ये A और D के बीच ये R है, A D के बीच R दिख रहा है ना, और D और ये आपका C है, ठीक है ना।
डी और सी के बीच ये एस, ये अज्ञात है। अब पी और क्यू क्या है? तो देखिए पी जो होता है ये एजे का प्रतिरोध होता है। जब हम ये संतुलन बिंदु प्राप्त कर लेते हैं तो एजे का जो प्रतिरोध है वो पी का काम करता है, और ये जो जे सी के बीच के तार का प्रतिरोध है वो क्यू का काम करता है। तो आपको इसमें चूँकि 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें ज़्यादा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ P/Q बराबर R/S लिख देना है। यस का मान हम इस तरह से निकालेंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये R गुणे Q/P है ना। यस को इधर ला लेंगे, ये Q ऊपर चला जाएगा, P नीचे। तो इस तरह से आप यस का मान निकाल सकते हैं। आप ये दोनों चित्र बना देंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो ये एक प्रश्न हो गया। तो 2 नंबर वाले प्रश्न इस तरह से पूरे हो गए। इसके बाद 3 नंबर के प्रश्न शुरू होते हैं। तो 3 नंबर के प्रश्नों में पहला प्रश्न है किरचॉफ के नियम लिखिए तथा उनकी व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए स्टेटमेंट लिखना है, चित्र बनाना है और उसको गणितीय रूप में व्यक्त करना है। ये 3 काम करना पड़ेगा। किरचॉफ का पहला नियम, तो इसमें जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम क्या कहता है? किसी संधि पर बहने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे मान लें कि ये संधि है, इसमें कुछ धाराएं आ रही हैं इसकी तरफ, कुछ जा रही हैं। इस तरह से 4-5 आप दिखा सकते हैं। मान लीजिए I1 धारा आ रही है इस बिंदु की तरफ, I2 जा रही है, I3 जा रही है, I4 आ रही है और I5 जा रही है। यहाँ पर बीजगणितीय शब्द जो आया है वो चिन्ह के हिसाब से हमको जोड़ने के लिए कहा जा रहा है। बीजगणितीय योग का मतलब होता है जो संधि की तरफ आ रही हैं धारा वो पॉजिटिव और जो संधि से दूर जा रही हैं वो नेगेटिव। तो इसमें आप स्टेटमेंट लिख देंगे और फिर I1 पॉजिटिव, I2 नेगेटिव, I3 नेगेटिव, I4 पॉजिटिव और I5 नेगेटिव, ये बराबर 0। ये बीजगणितीय योग शून्य, इसका मतलब। एक स्टेप और आगे आप जा सकते हैं। ये देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव लेफ्ट साइड में और ये नेगेटिव है राइट साइड में जाएगा। इससे एक निष्कर्ष ये निकलता है कि जो जितनी धारा इस बिंदु की तरफ आ रही है I1 + I4, ये कुल धारा आ रही है, ये तीनों धाराएं जा रही हैं, यानी बिंदु की तरफ आने वाली धारा जितनी है उतनी ही धारा उस बिंदु से संधि से दूर जा रही है। तो ये पहला नियम हो जाता है। इसके बाद जो दूसरा नियम है किरचॉफ का द्वितीय नियम। द्वितीय नियम बंद परिपथ के लिए है। स्टेटमेंट इसका कहता है कि किसी बंद परिपथ में धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग उस बंद परिपथ में लगे सभी सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा लंबा स्टेटमेंट है, इसको ठीक से दिमाग में बैठाना होगा। ठीक है, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग, ठीक है, ये किसके बराबर होगा? उस बंद परिपथ में लगाए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। इसको आप चित्र से समझेंगे
और जब आप गणितीय रूप में इसको लिखेंगे तो और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। मान लीजिए इस तरह से परिपथ है, यहाँ एक सेल लगा हुआ है, ये प्रतिरोध है। फिर मान लीजिए यहाँ एक प्रतिरोध है, यहाँ भी एक सेल हमने लगा दिया। एक और बंद परिपथ यहाँ बना लेते हैं। मान लीजिए इसमें सेल नहीं लगा है, सिर्फ प्रतिरोध लगा है। ये R1, R2, R3 प्रतिरोध हो गए। इसका विद्युत बाहुबल मान लेते हैं E1 है, इसका विद्युत बाहुबल मान लेते हैं E2। देखिए ये प्लस ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस। इसको आप नामकरण कर सकते हैं ABCDEF। अब इसमें देखिए दो बंद परिपथ बन रहे हैं। एक तो अगर आप इधर से चलते हैं, ठीक है, BADCB, एक ये डायरेक्शन चलने का होगा, यहाँ से चलेंगे ये यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ये बंद परिपथ हो जाएगा। तो बंद परिपथ BADCB में अब धारा मान लेते हैं इस सेल से I1 निकल रही, इस सेल से I2 धारा निकल रही। धारा ये प्लस से माइनस की तरफ जाती है, तो इसमें भी प्लस से माइनस, तो ये I2, इसमें I1, इसमें I2। ये दोनों धाराएं इस संधि पे जब पहुंचेंगी तो दोनों मिल जाएंगे, यानी इस तरफ जो धारा बहेगी वो I1 प्लस I2 होगी। अब देखिए पहले हम इस बंद परिपथ में देखते हैं, तो इसमें देखिए दिशा बड़ी महत्वपूर्ण होती है। जिस दिशा में हम चलते हैं उस दिशा में जो धारा फंसेगी वो पॉजिटिव, और उसके विपरीत जो दिशा फंसेगी उस पर धारा का मान नेगेटिव मानेंगे। तो हम इधर चल रहे हैं ना ऐसे, तो I1 पॉजिटिव और इसके संगत प्रतिरोध R1 है, तो I1 R1 ये पॉजिटिव होगा। और जब इधर जाएंगे तो I2 की दिशा विपरीत है, तो I2 R2 ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों का बीजगणितीय योग हो गया। धारा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के। तो हम इधर चल रहे हैं, E1 को हम पॉजिटिव मान रहे हैं। देखिए ये माइनस प्लस ऐसे, और फिर ये प्लस माइनस, यानी जब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे तो इसके अपोजिट ये सेल जुड़ा हुआ है। तो इसमें E1 पॉजिटिव ले रहे हैं, E2 नेगेटिव। इस तरह से ये पहला संबंध हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप बंद परिपथ CDEFC में अगर आप देखें, अब देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन ये है, ऐसे ये जब ऐसे चलेंगे तो अब हम यहाँ पर I2 को पॉजिटिव लेंगे, I2 R2 पॉजिटिव हो गया। फिर जब इधर जाएंगे तो ये डायरेक्शन दोनों धाराओं के योग का भी वही है, यानी प्लस I1 प्लस I2 इंटू R3। ठीक है, R3 से इतनी धारा गुजर रही है तो इसके साथ R3 का गुणा हो जाएगा बराबर। अब देखिए इसमें सिर्फ यही एक सेल लगा हुआ है और इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव ले लेंगे, ये बराबर E2 हो जाएगा। इस तरह से ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो ये दोनों समीकरण किरचॉफ के दूसरे नियम को व्यक्त करते हैं। तो इतना लिखना है। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु का विद्युत आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत समझाइए तथा इसके संतुलन के लिए आवश्यक प्रतिबंध ज्ञात कीजिए। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत पढ़ा होगा आपने। व्हीटस्टोन ये वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक प्रतिरोधों का सेतु बनाया, और ये सेतु
यानी ब्रिज, सामान्य अर्थ ब्रिज का पुल होता है, लेकिन यहाँ पर पुल नहीं बल्कि एक इस तरह का कनेक्शन किया उन्होंने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज के 4 भुजाओं के द्वारा व्यक्त किया। इस तरह से देखिए, ABCD ये एक चतुर्भुज है। 4 प्रतिरोध इस तरह से हैं, ये PQRS। अब इसमें उन्होंने किया गया कि एक विकर्ण में धारा स्रोत यानी सेल लगाया, और दूसरे विकर्ण में उन्होंने धारा मापी जोड़ दिया, गैल्वेनोमीटर जोड़ दिया। ये सेतु बन गया। स्टेटमेंट इसका जो हम देंगे तो इसमें पूरा जिक्र करेंगे कि व्हिटस्टोन नामक वैज्ञानिक ने 4 प्रतिरोधों को चतुर्भुज की 4 भुजाओं द्वारा व्यक्त किया, और एक विकर्ण में उन्होंने धारा स्रोत जोड़ा और दूसरे विकर्ण में धारा मापी जोड़ा, और प्रतिरोधों का मान इस तरह से समायोजित किया, उनका मान इस तरह से एडजस्ट किया कि धारा मापी में कोई धारा ना बहे, यानी इसमें धारा मापी शून्य बताए, शून्य विक्षेप, यानी इस विकर्ण में कोई धारा नहीं बहनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि सेतु संतुलन की अवस्था में है। ये ऐसा तब होता है जब इधर से आने वाली धारा जितनी हो उतनी धारा इधर से जाए, तब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा नहीं बहेगी। तो इसमें बहने वाली धारा जब शून्य होगी तो सेतु संतुलन की अवस्था में होगा, और संतुलन की इस अवस्था में संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात बराबर होगा। संलग्न भुजा यहाँ पर देखिए P और Q, क्योंकि यहाँ से हमने ये धारा मापी जोड़ा है इन दोनों के बीच में, तो संलग्न प्रतिरोध P और Q, यानी P और Q का अनुपात बराबर होगा R और S के अनुपात। तो ये जो है गणितीय रूप हो गया व्हिटस्टोन सेतु के सिद्धांत का। तो आपको स्टेटमेंट लिखना है, ये सूत्र लिखना है, इसके बाद प्रूफ करना है, इसको प्रमाणित करना है। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, देखिए मान लीजिए सेल से धारा आ रही है, ये धारा जब A बिंदु पर पहुंचेगी तो 2 भागों में बट जाएगी। मान लेते हैं ये धारा I1 I2 2 भागों में बट गई। I1 इधर जा रही है P से होके और I2 जा रही है इधर R से होके। यहाँ पर जब जाएगी तो फिर यहाँ 2 रास्ते हैं, तो चूँकि इधर जितनी धारा जा रही है उतनी धारा उधर से आएगी भी, हम ये मान के चल रहे हैं कि इसमें शून्य धारा बह रही है। ऐसी स्थिति में ये पूरी धारा यहाँ पे आ जाएगी, यानी Q से भी I1 धारा जाएगी, और ये I2 धारा S से जाएगी, और ये दोनों धाराएं C बिंदु पर फिर से मिल जाएंगी और फिर से वही धारा सेल की तरफ आ जाएगी। ठीक है, तो ये संतुलन की दशा में आपको इसमें धारा नहीं दिखाना है, तो ये बहुत सरल हो जाएगा। कुछ किताबों में इसमें IG -IG ऐसा दिखाता है, अंत में वो फिर 0 मानना ही पड़ता है। तो हम यहाँ पर काम अनावश्यक न बढ़ाएं। इसमें अगर धारा 0 है, यानी यहाँ आप लिख सकते हैं I = 0, यानी इसमें कोई धारा नहीं बह रही। तो ये I1 इधर आ जाएगी, I2 पूरी की पूरी इधर आ जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं, किरचॉफ का दूसरा नियम लागू करते हैं। यहाँ देखिए 2 बंद परिपथ बनते हैं, ABDA, ये जो त्रिभुजाकार है बंद परिपथ, एक ये बनता है, दूसरा BCDB। ठीक है, तो 2 स्टेप में इसको लिखेंगे। सबसे पहले बंद परिपथ A B D और फिर A,
इसमें देखिए धारा प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग यानी I1 इंटू पी। देखिए इधर हम चल रहे हैं, डायरेक्शन ध्यान रखना है, तो I1P ये पॉजिटिव हो गया। इधर शून्य है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि धारा शून्य है इसलिए इसमें कुछ नहीं आएगा। जब इधर आएंगे तो देखिए ये I2 के विपरीत चल रहे हैं, तो ये -I2 इंटू R ये बराबर 0, तो I1P बराबर हो जाएगा I2R, ये पहला रिलेशन। इसके बाद बंद परिपथ BCDB में, तो इसमें I1Q और इधर आएंगे तो -I2S। माइनस क्यों? क्योंकि हम इधर आ रहे हैं तो ये I2 के विपरीत आ रहे हैं, तो -I2S हो जाएगा। और इधर 0 बराबर 0, क्योंकि इसमें कोई सेल नहीं लगा हुआ है, ठीक है, इसमें भी कोई सेल नहीं था इसलिए बराबर 0 हो गया। इसमें भी कोई सेल नहीं लगा हुआ है तो बराबर 0। सेल लगा होता तो हम विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग करते, कोई सेल नहीं लगा हुआ है इसलिए बराबर 0 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं I1Q बराबर I2S, ये सेकेंड रिलेशन हो गया। अब पहले में दूसरे का भाग दे दीजिए, ठीक है, तो अब लेफ्ट में लेफ्ट का भाग देंगे तो I1P बटे I1Q बराबर I2R बटे I2S। इसमें देखिए I1 कट गया, इसमें I2 कट गया, तो आपको मिल गया P बटे Q बराबर R बटे S। तो ये बहुत ईजी है, ये बहुत सरल ढंग से हम प्रूव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, तो इसको आप तैयार कर लें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आंकिक प्रश्न है विभवमापी से संबंधित। विभवमापी के तार की लंबाई 280 सेंटीमीटर पर एक लेक्लांसी सेल संतुलित होता है। जब इस सेल को श्रेणी क्रम में एक डेनियल सेल के साथ जोड़ दिया जाता है तो संतुलन बिंदु 480 सेंटीमीटर की दूरी पर प्राप्त होता है। दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना कीजिए। देखिए विभवमापी के द्वारा हम सेल का विद्युत वाहक बल भी ज्ञात करते हैं, सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना भी करते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात करते हैं। ये 3 एप्लीकेशन है विभवमापी के। तो इसमें जो इस प्रयोग में बात कर रहा है कि जब हम लेक्लांसी सेल को जोड़ते हैं, ठीक है ना, लेक्लांसी सेल को जब जोड़ते हैं तो जो संतुलन बिंदु प्राप्त होता है वो 280 सेंटीमीटर पर प्राप्त होता है। विभवमापी के सिद्धांत में हम लिखते हैं E बराबर रो इंटू L। अगर हम जिस सेल को लगा रहे हैं द्वितीयक परिपथ में, ठीक है ना, द्वितीय इस तरह से याद होगा, ये आपका AB पॉइंट हो गया जिसके बीच 6 मीटर या 10 मीटर लंबा तार होता है। ये आपका प्राथमिक परिपथ होता है, ये कुंजी रिहास्टेड वगैरह ये सब जुड़े रहते हैं। ये जो द्वितीयक परिपथ होता है जिसमें ये सेल लगाते हैं, जिसका हमें विद्युत वाहक बल ज्ञात करना होता है, और इसको गैल्वेनोमीटर से जोड़ते हुए जाकी से जोड़ते हैं। ठीक है, ये समझाने के लिए हम बना रहे हैं, सवाल हल करते समय इसको आपको बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे यहाँ हम A बिंदु से L दूरी पर हमने संतुलन बिंदु प्राप्त किया, ठीक है, तो इसका विद्युत वाहक बल E किसके बराबर होगा? रो इंटू एल के। ठीक है, ये सिद्धांत हो गया, ये आपका सूत्र हो गया। अब हम इस सवाल की बात करते हैं। जब लेक्लांसी सेल यहाँ लगाया गया, उस स्थिति में मान लेते हैं कि उसका विद्युत वाहक बल E1 है, तब संतुलन बिंदु कितनी दूरी पर मिला था? 280। तो ये पहला रिलेशन हो गया लेक्लांसी सेल के लिए, ठीक है। और जब
सेकेंड स्टेप में क्या किया कि इसके साथ एक और सेल जोड़ दिया, जैसे ये E1 था, एक सेल और सीरीज में जोड़ दिया। ठीक है, मान लेते हैं इसका विद्युत वाहक बल E2 है, तो जब ये दो सेल जुड़ जाएंगे तो इनका कुल विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2। तो E1 प्लस E2 अब संतुलन बिंदु कितनी दूरी पर मिल रहा है, 480 पर। तो ये दूसरा संबंध हो जाएगा। अब हमको तो निकालना है E1 अनुपातें E2, हमें दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना है। तो इसकी सहायता से अब हम कर सकते हैं। इसमें क्या करें हम, E1 यानी समीकरण 1 में 2 का भाग दे देते हैं, तो लेफ्ट में भाग लगेगा, दिया जाएगा राइट में रो 280 बटे रो इंटू 480, ये कट गया 0, ये रो भी कट जाएगा और 4 से काट दीजिए, 7 बटे 12। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो इसका पहले गुणा करिए, 7E1 प्लस 7E2 बराबर, नहीं इसका गुणा कर दीजिए पहले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, E1 लेफ्ट में लाना है। तो 12E1 बराबर 7E1 प्लस 7E2, ऐसा करेंगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब 7E1 को इधर लाइए, तो 12E1 माइनस 7E1 बराबर 7E2। अब 12 में 7 घट जाएगा तो 5E1 बराबर 7E2। हमको चाहिए क्या, E1 बटे E2। देखिए E1 लेफ्ट में है, E2 राइट में है, तो इसको लाएंगे तो E1 बटे E2 हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो 7 बटे 5। यानी जो दोनों सेलों के विद्युत वाहक बलों का अनुपात होगा वो 7:5 हो जाएगा। तो इस तरह से इसको कर लेना है। इसके बाद चौथा प्रश्न है 3 नंबर का, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित कीजिए। किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध, टर्मिनल वोल्टता एवं विद्युत वाहक बल में संबंध स्थापित कीजिए। मान लीजिए ये एक सेल परिपथ में लगा हुआ है जिसका विद्युत वाहक बल यह है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। इसके बाह्य परिपथ में मान लेते हैं R प्रतिरोध जुड़ा हुआ है। अब सेल से बहने वाली धारा मान लेते हैं I। ठीक है, तो I का मान हम कैसे व्यक्त करते हैं? देखिए, जब हम विद्युत वाहक बल का उपयोग करते हैं तो धारा का मान निकालने के लिए हम कुल प्रतिरोध लेते हैं, यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, जब हम विद्युत वाहक बल के पद में धारा को व्यक्त करते हैं तो उस स्थिति में बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध दोनों लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि बाह्य प्रतिरोध और आंतरिक प्रतिरोध बाह्य परिपथ और आंतरिक परिपथ दोनों में एकांक आवेश को चलाने में किया गया कार्य विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। तो I का मान ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम R के सिरों का विभवांतर मान लें V, तो उस स्थिति में धारा का मान सिर्फ V बटे R होगा। ठीक है ना, धारा तो I इसमें भी बहेगी और इस धारा के कारण इसके सिरों का विभवांतर भी है, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटे R। अब देखिए ये दोनों मान बराबर होंगे क्योंकि धारा का मान तो वही रहेगा। तो E बटे R प्लस स्मॉल r इक्वल टू V बटे कैपिटल R। ठीक है, इसमें तिर्यक गुणा करके इसका सरल तरीका है, आप V को इधर लाइए
आर प्लस स्मॉल आर को उधर ले जाइए, ये देखिए। अब इसमें क्या करते हैं, आर का अगर हम भाग दे दें दोनों में तो ये 1 धन स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, ये किसके बराबर हो गया, ए बटे भी के। तो एक को इधर लाएं तो ई बटे भी -1 बराबर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर। ठीक है, चूँकि हमें स्मॉल आर निकालना है तो ये तिर्यक गुणा करेंगे, देखिए, या आर बराबर आर इधर कैपिटल आर इधर आ जाएगा, आर इंटू ई अपॉन भी -1, ये आपका रिलेशन होगा। ठीक है, इसमें देखिए सभी पद आ गए हैं, विद्युत वाहक बल का पद आ गया है ई, विभवांतर भी आ गया, बाह्य प्रतिरोध आर आ गया और आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर भी आ गया। तो इतना करना है आपको, ये 3 नंबर का प्रश्न होगा। नेक्स्ट प्रश्न एक है, ये तार्किक प्रश्न है, ताप बढ़ाने पर किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता क्यों बढ़ जाती है। देखिए, धातुओं का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, यानी उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ जाती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब धातुओं का ताप बढ़ाया जाता है तो उसमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति है वो तेज हो जाती है। ठीक है ना, ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बढ़ जाता है। अनुगमन वेग जब बढ़ता है तो परमाणुओं के गैप में चलने का जो समय होता है, जिसको हम श्रांति काल कहते हैं, ठीक है ना, वो रेस्ट पीरियड होता है, यानी 2 टक्करों के बीच का जो समय होता है उसको हम श्रांति काल कहते हैं। तो जो प्रतिरोधकता का मान है वो श्रांति काल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में ये चीज़ बताई गई है, तो यहाँ आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, आप सिर्फ इतना बता देंगे कि ताप बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, जिससे 2 टक्करों के बीच का समय घट जाता है, या आप कहें कि प्रति सेकंड 2 टक्करों की संख्या वो बढ़ जाती है। इसकी वजह से श्रांति काल का मान घट जाने की वजह से प्रतिरोधकता बढ़ जाती है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप 2-4 लाइन लिख सकते हैं तर्क में। ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा। इसके बाद एक आंकिक प्रश्न दिया हुआ है, आठ वोल्ट विद्युत वाहक बल का एक संचायक सेल है या बैटरी है, जिसका आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। इसमें जो संचायक सेल का विद्युत वाहक बल दिया है वो 8 वोल्ट दिया हुआ है और उसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो 0.5 ओम है। ठीक है, इसको श्रेणी क्रम में 15.5 ओम के प्रतिरोध के साथ जोड़ा गया है, यानी जो इसके साथ बाह्य प्रतिरोध है वो 15.5 ओम है। अब इसको चार्ज करने के लिए 120 वोल्ट डीसी के साथ कनेक्ट किया जाता है। तो चार्ज होते समय बैटरी का टर्मिनल विभवांतर कितना होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए, इसमें जो डीसी वोल्टेज है अप्लाई, जिसके साथ कनेक्ट किया गया है वो है 120 वोल्ट। ठीक है, तो जब इसको सेल को इसके साथ जोड़ेंगे तो इसका जो प्रभावी विभवांतर होगा बाह्य परिपथ का, चूँकि ये इसके अपोजिट में होगा इसलिए ये घट जाता है, ये 112 वोल्ट ही बचेगा। इसको हम प्रभावी विभवांतर बोलेंगे। तो उस स्थिति में अगर हम कुल प्रतिरोध देखें तो
कुल प्रतिरोध कितना होगा, बाह्य प्रतिरोध 15.5 है और आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम, ये जोड़ेंगे तो 16 ओम हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें अगर हम धारा का मान निकालें तो I बराबर हो जाएगा, अब देखिए प्रभावी विभवांतर तो ये 112 हो गया, सूत्र आप जानते हैं ये होता है E बटे कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अब यहाँ आपको ध्यान ये देना है कि E की जगह ये 8 वोल्ट नहीं लिखना है, क्योंकि ये 120 वोल्ट से कनेक्ट है। ठीक है, तो इसका जो नेट विभवांतर होगा वो 112 वोल्ट ही रह जाएगा, तो 112 बटे 16 यह आ जाएगा 7 एम्पियर, यानी परिपथ में कितनी धारा बहेगी, 7 एम्पियर की। ठीक है, अब इसमें जो R के सिरों का विभवांतर होगा वो कितना होगा, V बराबर I R, I हो गया 7, R का मान है 15.5। ठीक है, 7 का गुणा करेंगे 108.5 वोल्ट। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब आपको निकालना है टर्मिनल वोल्टता कितनी होगी। ठीक है, तो जो इसका अप्लाइड विभवांतर है 120 बराबर ये 108.5 प्लस टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर का मतलब ये जो बाह्य प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर है उसको घटा देंगे तो जो बचेगा वो टर्मिनल विभवांतर कहलाएगा। ठीक है ना, तो V का मान हम निकालेंगे तो ये 120 माइनस 108.5 ये बराबर हो जाएगा 11.5 वोल्ट। ये इसका टर्मिनल विभवांतर होगा। तो इस तरह से इसको थोड़ा सा ध्यान से करेंगे अभ्यास, थोड़ा सा है ये पेचीदा टाइप का, अगर तैयार कर सके तो अच्छी बात है। इसके बाद एक और आंकिक प्रश्न है, ये थोड़ा सरल है। 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल एवं 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध वाली बैटरी को किसी प्रतिरोधक से संयोजित करने पर परिपथ में 0.5 एम्पियर की धारा बहती है। तो प्रतिरोधक का मान एवं बैटरी की टर्मिनल वोल्टता ज्ञात कीजिए। कुछ इसी तरह का है। इसमें जो विद्युत वाहक बल दिया है वो है 10 वोल्ट। ठीक है, R का मान इसमें स्मॉल r का मान दिया है 3 ओम और धारा का मान दिया है 0.5 एम्पियर। अब पहले आपको इसमें रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा। अब I बराबर क्या होता है, E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ठीक है, तो I दिया है 0.5, E का मान है 10 बटे R नहीं मालूम, स्मॉल r का मान है 3। ठीक है, अब त्रियक गुणा करें, इसको थोड़ा सा इस तरह से करें तो ज़्यादा आसान रहेगा। R प्लस 3 0.5 के साथ आ जाएगा और इधर 10। ये 0.5 का गुणा ना करिए, उधर भाग दे दीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। R धन 3 बराबर 10 बटे
0.5, यानी ये 10/5, 5/10 होगा ना, तो ऊपर 10 चला जाएगा, भाग देंगे तो ये क्या आ जाएगा 20। r-3 बराबर 20, तो r बराबर क्या आ जाएगा 20-3 यानी 17 ओम, यानी बाहरी प्रतिरोध कितना होगा 17 ओम। तो टर्मिनल विभवांतर कैसे निकालेंगे, अभी निकाले थे। टर्मिनल विभवांतर E माइनस आई इंटू आर, तो E का मान है 10, I 0.5, R का मान आया 17, तो 10 ऋण 17 × 85 यानी ये 8.5 हो जाएगा, घटा देंगे तो 1.5 वोल्ट, यानी इसका टर्मिनल विभवांतर कितना आना चाहिए, सॉरी यार, इसमें आई आर स्मॉल आर होता है, तो ये आर का मान 3 है ना, 3 रखेंगे तो ये 3 × 5 15, 1.5 होगा, तो घटाएंगे तो ये 8.5 आएगा। हाँ, अब सही है, यानी टर्मिनल विभवांतर का मान 8.5 वोल्ट होगा। तो इस तरह से दो चीज़ें इसमें निकालनी थी, प्रतिरोध का मान 17 ओम आएगा ये, और इसका जो टर्मिनल विभवांतर है वो 8.5 वोल्ट आएगा। इसके बाद 8वां प्रश्न है, प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम में जोड़ने पर जो परिणामी प्रतिरोध का मान है वो क्या होता है। ठीक है ना, इसमें सेलों का लिख दिया है, ये एक्चुअली है ये प्रतिरोधों का। तो 2-3 सवाल और हैं, इनको कर देते हैं तो कंप्लीट हो जाएगा ये। ये एक्चुअली प्रतिरोधों का संयोजन, ये मेरे ख्याल से बहुत सरल क्वेश्चन है, ये आप लोग कर भी लिए होंगे। इसमें पहला संयोजन क्या होता है, श्रेणी क्रम संयोजन। एक बार करवा देते हैं, थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। श्रेणी क्रम में हम जब प्रतिरोधों को इस तरह से जोड़ते हैं, जैसे यहाँ पर 3 प्रतिरोधों को दिखाया गया है श्रेणी क्रम में, ऐसे आपको परिपथ बना देना है R1, R2, R3। ठीक है, ये आपकी बैटरी हो गई, ये कुंजी हो गई। अब सेल से जो धारा जाएगी, ये धारा तीनों प्रतिरोधों में वही बहेगी, यानी धारा का मान तीनों प्रतिरोधों में एक ही होगा। जोड़ने के लिए देखिए, पहले प्रतिरोध का जो दूसरा सिरा है दूसरे के पहले से, और दूसरे का जो दूसरा सिरा है तीसरे के पहले से, ऐसे जोड़ते चले जाते हैं जितने भी होते हैं। अब इसमें देखिए, जैसे मान लीजिए हमने ए और बी के बीच तीनों को जोड़ा है, तो इसमें जो विभवांतर होता है सबका अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग बिंदुओं के बीच जुड़े हुए हैं। तो हम मान लेते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग विभवांतर V1, V2, V3 है, और टोटल विभवांतर मान लेते हैं V। ये इसमें महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो V का मान होगा वो V1 + V2 + V3। अगर आप विभवांतर को समझते हैं अच्छी तरह से, विभवांतर का मतलब होता है कि B से A तक एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य। तो हम B से इससे गुजरेंगे, फिर इससे गुजरेंगे, फिर इससे गुजरेंगे, 3 स्टेप में ना। तो इस दौरान किया गया कार्य, इसका विभवांतर, इस दौरान किया गया कार्य, इसका विभवांतर, और इस दौरान किया गया कार्य, इसका विभवांतर, तीनों को जोड़ देंगे तो कुल यहाँ से यहाँ तक किया गया कार्य हो जाएगा। तो ये बेसिक समीकरण याद रखना है। धारा सब में वही बहेगी। अब अगर हम मान लें कि तुल्य प्रतिरोध
तीनों का तुल्य प्रतिरोध कैपिटल R है और I धारा बह रही है, तो हम क्या लिखते हैं, V बराबर IR। ठीक है, और अलग अलग विभवांतर अगर लिखेंगे तो V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR2 और V3 बराबर IR3। ये अलग अलग विभवांतर हो गए। अब समीकरण 1, 2, 3 को आप समायोजित कर दीजिए। V की जगह आप रख दीजिए IR, V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, V3 की जगह IR3 और I इसमें कॉमन ले लीजिए, तो ये बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। I कट जाएगा तो R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये बहुत ईजिली आप निकाल सकते हैं कि अगर हम श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उनका जो कुल प्रतिरोध होगा वो तीनों के सीधे योग के बराबर हो जाएगा। तो ये इसमें हम क्या करते हैं कि जैसे 3 प्रतिरोध हैं उनको इस तरह से जोड़ते हैं, सबके जो पहले सिरे हैं एक बिंदु से और दूसरे सिरे को दूसरे बिंदु से, इस तरह A और B के बीच ये 3 प्रतिरोध समानांतर क्रम में जुड़ गए। अब A के और B के बीच हम बैटरी कुंजी वगैरह लगा लेंगे, इस तरह परिपथ हो जाएगा पूरा। अब मान लीजिए सेल से I धारा चली, यहाँ पर धारा के 3 भाग हो जाएंगे। I1 से बहने वाली धारा I1, R2 से बहने वाली धारा I2 और R3 से बहने वाली धारा I3। तो इस तरह से इसमें I का मान 3 भागों में बढ़ जाता है, यानी I1 बराबर होगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। ये आपका बेसिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें विभवांतर A और B के बीच का तो एक ही होगा, A और B के बीच ही तीनों प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, इसलिए विभवांतर तीनों का समान होगा। ये खास बात है इसमें। ठीक है, तो इसमें अगर हम तुल्य प्रतिरोध मान रहे हैं R तीनों का, ठीक है, तो चूंकि ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR या I बराबर क्या होता है, V बटे R, तो हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, ये तुल्य प्रतिरोध के लिए हो गया। और अलग अलग तीनों के अलग अलग धारा के लिए अगर हम यूज करेंगे तो I1 बराबर V बटे R1, I2 बराबर V बटे R2, I3 बराबर V बटे R3। ये देखिए I1, I2, I3 का मान हो गया। तो इसमें भी एक ये समीकरण, एक ये तुल्य प्रतिरोध वाला, और ये तीनों को इकट्ठा आप नंबर 3 डाल दीजिए I1, I2, I3 के लिए। अब इसमें I और I1, I2, I3 का मान रख दीजिए, तो इसमें V बटे R बराबर हो जाएगा V बटे R1 धन V बटे R2 धन V बटे R3। अब इसमें V कॉमन ले लेंगे तो 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। ये V भी कट जाएगा, तो बचेगा 1 बटे R बराबर 1 बटे R1 धन 1 बटे R2 धन 1 बटे R3। ये आपका परिणामी प्रतिरोध का सूत्र हो जाएगा। तो अगर समानांतर क्रम में हम 3 प्रतिरोधों को जोड़ रहे हैं तो परिणामी प्रतिरोध का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। इसमें देखिए व्युत्क्रम, परिणामी का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है। इसके बाद धारा और इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग में संबंध क्या होता है। तो ये भी एक छोटा सा प्रश्न है। धारा और अनुगमन वेग में संबंध
देखिए मान लीजिए किसी चालक के सिरों के बीच हम विद्युत क्षेत्र अप्लाई करते हैं, तो उस चालक में मौजूद जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत एक औसत वेग से चलने लगते हैं। उसी औसत वेग को हम अनुगमन वेग कहते हैं। ठीक है, ये तो अनुगमन वेग की परिभाषा हो गई। और इलेक्ट्रॉन चलने के विपरीत दिशा में धारा का प्रवाह होता है। और धारा क्या होती है? आवेश प्रवाह की दर, यानी प्रति सेकंड बहने वाले आवेश का मान जो है वही विद्युत धारा है। तो मान लेते हैं कि अनुगमन वेग Vd है। मान लेते हैं कि 1 सेकंड में ये आपका चालक तार हो गया। चालक तार बेलनाकार हम मान रहे हैं। ठीक है, अनुगमन वेग Vd है। तो 1 सेकंड में इलेक्ट्रॉन कितनी दूरी तय करेंगे? Vd। इसमें थोड़ा सा अगर आप समझ लें तो बहुत सरल हो जाएगा। इसको हम बहुत ही शॉर्टकट बता रहे हैं। इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग कितना हम मान रहे हैं? अनुगमन वेग मान लिया Vd। ठीक है, तो 1 सेकंड में इतनी दूरी इलेक्ट्रॉन तय करेंगे। अब ये आपका चालक हो गया जिसका अनुप्रस्थ परिच्छेद मान लेते हैं A है। तो 1 सेकंड में इसके अंदर जितना आवेश होगा, 1 सेकंड में इसके अंदर जितना आवेश होगा वही प्रवाहित होगा और वही धारा का मान होगा। ठीक है ना, 1 सेकंड में जितना आवेश प्रवाहित होता है उसी को ना धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को धारा कहते हैं। तो अगर 1 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश का मान निकालें तो वही धारा के बराबर होगा। तो 1 सेकंड में कितना आवेश प्रवाहित होगा? ये जो 1 सेकंड में दूरी तय होती है इलेक्ट्रॉनों के द्वारा वो अनुगमन वेग के बराबर तय होती है। तो ये Vd लंबाई का और A अनुप्रस्थ परिच्छेद वाले बेलन के अंदर जितना आवेश होगा, इसमें हम मान लेते हैं कि आवेश घनत्व n है। यानी एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये आवेश घनत्व तो नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन घनत्व है। ठीक है, एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? n। अब इस बेलन का आयतन कितना होगा? आप लोग बेलन का आयतन पढ़ते हैं πr²h। πr² ही तो A होता है। ये जो A है वो πr² ही है। और यहाँ पर h का मान हम Vd ले रहे हैं, यानी A × Vd ये आयतन होगा। ठीक है, तो इतने आयतन में कुल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? एकांक आयतन में n, तो इतने आयतन में Na Vd। देख रहे हैं इतने भाग में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? Na Vd इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। और एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? स्मॉल e इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को लिखते हैं ना, उसी का मान 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम होता है। तो अब देखिए, यानी प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा? E × Na Vd। ठीक है, और यही धारा है। प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश ही धारा है, यानी I बराबर हो गया। अब इसको आप लिख सकते हैं Na Vd। यही जो है धारा और अनुगमन वेग के बीच संबंध हो गया। इतने स्टेप हैं, अगर आपके समझ में आ गया होगा तो ये बहुत सरल लगेगा। तो इस तरह से आप इसको कर लीजिए। इसके बाद विभवमापी का सिद्धांत, इसको हमने बता ही दिया था। विभवमापी का चित्र हमने बताया था। इसमें जो E बराबर होता है ρ ×
यल, जहाँ रो का मान क्या है, एकांक लंबाई के संगत विभव पतन। इसमें आपको चित्र बना देना है प्राथमिक परिपथ इस तरह से, ठीक है। द्वितीयक परिपथ में ये प्रायोगिक सेल हो गया और इसके बाद ये धारा मापी और ये झांकी, ठीक है। यही वाला चित्र आपको बनाना है। ये एल लंबाई पर हमको अगर शून्य विक्षेप की स्थिति मिल रही है तो संतुलन बिंदु यहाँ पे हमको मिल रहा है, ठीक है। जब हम शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त कर लेते हैं उस स्थिति में जो हमारा सेल होता है वो खुले परिपथ में हो जाता है, क्योंकि उस स्थिति में सेल से कोई धारा नहीं ली जाती। उस स्थिति में ए जे के बीच का जो विभवांतर होता है वही सेल का विद्युत वाहक बल हो जाता है। तो एकांक लंबाई का अगर विभव पतन V/L है, इसका मान हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है ना, प्रयोग करने के पूर्व। और जब रो का मान निकल आता है तो संतुलन की लंबाई के साथ गुणा कर देते हैं तो ई का मान निकल आता है, ठीक है ना। तो ये चित्र बना देना, ये 2 लाइन लिख देना है और थोड़ा सा भाषण लिख देना है, उसको समझा देना है। तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा। विभवमापी की सुग्राह्यता हम कैसे बढ़ा सकते हैं, तो इसके 3 तरीके हैं। हम ऐसा तार प्रयुक्त करें जिसका सर्वत्र व्यास एक समान हो। दूसरा, तार की लंबाई अधिक होनी चाहिए, यानी प्राथमिक परिपथ में प्रतिरोध का मान अधिक होना चाहिए। और 2 ही हैं इसमें, तार की लंबाई ज़्यादा होनी चाहिए और एक समान व्यास का होना चाहिए, ठीक है ना। और धारा का मान कम होना चाहिए, यानी तार में जो हम धारा प्रवाहित करें उसका मान कम हो। इसके लिए हमें अधिक प्रतिरोध लगाना पड़ता है। तो रिहास्टेड से हम प्रतिरोध का मान बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से सुग्राह्यता हम बढ़ा सकते हैं। और एक अंतिम सवाल इसमें दिया है 11वां, ये मेरे ख्याल से सबसे बन जाएगा। इसमें 3 प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। कुछ बच्चों से ये भी नहीं बन पाता है, इतना सरल प्रश्न आता है। जैसे इसमें कहता है कि 3 प्रतिरोध हैं जिनका मान 2 ओम, 3 ओम और 6 ओम। 2, 3 और 6 ओम के 3 प्रतिरोध हैं, इनको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अभी आपने पढ़ा है समानांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 धन 1/R2 धन 1/R3। हमको ये तुल्य प्रतिरोध R निकालना है। तो ये 1/2 धन 1/3 धन 1/6। अब इसको सरल कर लें पहले, तो ये 6 ही लघुत्तम हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 1 कम, ठीक है। तो ये क्या 6/6 ही तो आ रहा है, यानी 1 आ गया। 1/R का मान 1 आ रहा है। R का मान 1 का व्युत्क्रम 1 ही होगा, ठीक है। 1/R का मान 1 है तो R का मान भी 1 ही होगा। अगर यहाँ कोई और अंक आता तो उसको उल्टा करते, तो यहाँ तो ये सुविधा मिल गई, है ना। तो इसका तुल्य प्रतिरोध 1 ओम ही होगा। तो इस तरह से ये यूनिट समाप्त हो जाती है और मैं उम्मीद करता हूँ कि सारे सवालों का अभ्यास आप कर लेंगे। इसमें 1-2 सवाल थोड़े से कठिन हैं, बाकी सभी सवाल सरल हैं। तो आप लोग इनका अभ्यास कर लीजिए और फिर मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट के साथ। आज की क्लास समाप्त करते हैं।